गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग 10th क्लास में पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों ने पिछले 2 लेक्चर में सत्ता की साझेदारी के बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है और कैसे होती है, और इसको अगर न किया जाए, सत्ता की साझेदारी न किया जाए तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसा कि श्रीलंका के केस में हुआ था। और अगर सत्ता की साझेदारी कर दिया जाए समझदारी से तो स्थिति कितनी अच्छी हो सकती है, जैसे बेल्जियम में हम लोगों ने देखा था। तो उसी से संबंधित जो है आज हम पढ़ेंगे। अगला जो है टॉपिक उसी से कि सत्ता की साझेदारी जो है क्यों ज़रूरी है। ठीक है, सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सत्ता की साझेदारी जो है लोकतंत्र की आत्मा होती है। ये हेडिंग समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा होती है। इसका यह रीज़न है कि हमारा जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की बुनियादी बात यह है कि जनता के द्वारा शासकों का चुनाव हो, और जो शासक चुने जाते हैं उनको जनता के मत का ध्यान रखना चाहिए। जनता क्या चाहती है, ठीक है, उस हिसाब से काम करना चाहिए। तो इसलिए क्या होता है कि सत्ता की जो पावर है, अगर हम पावर लोगों के बीच में, शासन करने वाले लोगों के समूहों के बीच में अगर बांट दें तो साझेदारी हो जाती है, तो लोकतंत्र जिंदा रह सकता है, यानी लोकतांत्रिक सही मायने में हम कह सकते हैं। दूसरा बात, ठीक है, दूसरी पॉइंट ये है वैध सरकार। वैध सरकार का मतलब लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लेजिटिमेट गवर्नमेंट वो होती है जिसमें सभी की भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़े हों। यानी कहने का मतलब है वैध सरकार तब होगी जब समूह जो होंगे, शासन करने वाले जो समूह होंगे, वो सभी लोगों के साथ जुड़े होंगे, जुड़ाव महसूस करें, उन्हें ऐसा न लगे कि हम अलग थलग हैं। बात आप लोगों को समझ में आ रही है। तो जब अलग थलग नहीं महसूस होगा, वो अपना डिसीजन समझेंगे, सरकार का निर्णय को अपना निर्णय समझेंगे, और अपनी इच्छा को सरकार की इच्छा समझेंगे। सरकार उस इच्छा को पूर्ति करेगी, उनके लिए अच्छे माहौल बनाएगी, अच्छे उनके लिए भविष्य गढ़ेगी। तो इससे क्या होगा, सरकार वैध होगी। यानी जो सरकार कहेगी तो लोग उसका पालन करेंगे, लोग उसका सम्मान करेंगे। बात समझ में आ गई। वैध सरकार समझ में आ गई। और दूसरा जो तर्क था, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। यहाँ पे देखिए, आप लोग समझने के लिए प्रयास कीजिए। हम ये दोनों चीज़ देख लिए हैं। तो इसमें जो 2 तर्क आते हैं, एक आता है युक्तिपरक तर्क और दूसरा आता है नैतिक तर्क। युक्तिपरक तर्क जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में प्रूडेंस को हम समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यह वास्तविकता के आधार पर मूल्यांकन करता है, और इसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ प्राप्त करना, यानी लाभ का सौदा करना। कहने का तात्पर्य यह है कि जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो पॉलिटिक्स होती है, जो राजनीति होती है, किसी भी चाहे देश की हो, राज्य की हो, किसी भी क्षेत्र की हो, वो हमेशा कोशिश करती है कि हमें लाभ मिले, यानी देश की जनता को लाभ मिले। सीधी सी बात है। तो युक्तिपरक डिसीजन को मान्यता दिया जाता है पहले। ठीक है, युक्तिपरक तर्क को पहले नंबर पे रखा जाता है। बात समझ में आ गई। जो वास्तविकता के आधार पर मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन करने का मतलब चीज़ें सही है कि मतलब ये हमारे लिए ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो हमारे का फ़ायदे के लिए होगी, उसके लिए हम जो है युक्तिपरक डिसीजन लेते हैं, उसे हम युक्तिपरक डिसीजन लेते हैं। उसके बाद आता है आपका नैतिक तर्क। नैतिक तर्क में जो है क्या होता है कि नैतिक तर्क का एक निश्चित मानदंड होता है। निश्चित मानदंड का मतलब होता है उसका एक
स्थिति इसकी सेट होती है कि ये इस चीज़ में अगर कोई चीज़ फिट बैठती है तब हम उसको वही काम करेंगे, तभी हम मानेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जो मन की विचारधारा, जो मन पे आधारित जो विचारधारा है और उच्च आदर्शों से प्रेरित होकर, उच्च आदर्श यानी जिसके बड़े बड़े उच्च परंपरा हो, जो है अपने वास्तविकता से पूरी तरह से न होके जो सही हो उस पर विचार करना, ठीक है, उसको जो मानता हो, जो सही है वो मानता हो। ये जरूरी नहीं है कि वास्तविकता हो सकता है वो गलत हो, वास्तविकता में वो चीज़ नहीं संभव है, तब भी उसको सही मानना। तो वो चीज़ जो है उच्च आदर्श से प्रेरित होकर सही गलत का तय करती है, सही गलत जो है तय करती है। यानी अगर वो सही है तब वो मानेंगे और गलत है तो नहीं मानेंगे। ये नैतिक तर्क होता है और इसका जो परिणाम होता है वो दूर तक होता है, ये दूर तक परिणाम सोचता है नैतिक तर्क। और जो युक्तिपरक तर्क होता है वो जो है, युक्तिपरक तर्क जो है वो उसका तात्कालिक परिणाम ज़्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको सीधी सीधी दो लाइन में समझना है, युक्तिपरक तर्क वो होता है जो वास्तविकता वास्तव में होता है, वास्तविक परिस्थिति के अनुसार लिया जाता है, ठीक है, और उसमें फ़ायदे देखा जाता है, ठीक है, लाभ देखा जाता है। और जो नैतिक तर्क होता है उसमें ज़रूरी नहीं है कि त्वरित लाभ देखा जाए, ठीक है, उसमें देखा जाता है कि हम चलेंगे सिस्टम से, ठीक है, और आदर्शों से चलेंगे, वो जो है नैतिक तर्क में आता है, ठीक है। अब आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम लोग देखेंगे सत्ता के साझेदारी के रूप। सत्ता के साझेदारी के रूप जो है, सत्ता के साझेदारी के 3-4 पॉइंट हैं, इसको आप लोग समझ लीजिए और आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ऐसा है कि शासन जो है वो 3 जो है 6 भागों में बांटा गया है। विधायिका, देखिए शासन है, विधायिका, और उसके बाद आपका कार्यपालिका, फिर उसके बाद जो है आपका न्यायपालिका। यानी आपका जो है ये आपका जो विधायिका होती है वो कानून बनाती है, सब जानते हैं। कार्यपालिका जो है क्या करता है, उसका सत्ता को संचालन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, कार्यपालिका को होती है, जिसे हम कैबिनेट कहते हैं या कैबिनेट कहते हैं, ठीक है। और न्यायपालिका यानी जुडिशरी वो होती है जो न्याय का जो है कानून का जो है संरक्षण करती है और कानून की व्याख्या करती है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कार्यपालिका जो है सत्ता का उपयोग करती है तो वो संसद के विधायिका में के प्रति उत्तरदायी भी है, ठीक है। विधायिका में उसको सही मतलब उसको सबको संतुष्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके अंकुश विधायिका लगाती है। और आपको पता है न्यायपालिका का जो चुनाव होता है वो कार्यपालिका करती है, लेकिन न्यायपालिका जो है कार्यपालिका और विधायिका दोनों पे अंकुश लगाती है, कानून को चेक करती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो वितरण है शक्ति का, पावर का, सत्ता का, ये एक क्षैतिज वितरण है। क्षैतिज का मतलब हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी विधायिका अगर यहाँ है तो ये अपने क्षेत्र में रह के कार्य कर रही है, कार्यपालिका यहाँ है तो ये अपने क्षेत्र में कार्य कर रही है, न्यायपालिका यहाँ है तो ये अपने क्षेत्र में रह के कार्य कर रही है। तो यानी सबका कार्य बटा हुआ है, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जो है पावर के मामले में सबका पावर अपने पावर में रह के ही कार्य कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं, इस प्रथा को हम कहते हैं चेक एंड बैलेंस, यानी शक्ति का संतुलन। तो ये हमारे संविधान में, ये हमारे लोकतांत्रिक सिद्धांत में शक्ति का संतुलन का जो है रूप पाया जाता है। सत्ता की इस तरह से साझेदारी का एक रूप हम देख रहे हैं। उसके बाद आ जाइए आप लोग सेकंड में आ जाइए। सेकंड में आ जाइए, आपको पता है कि पूरे देश में एक सामान्य सरकार होती है, बहुत से देशों में, ठीक है, जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं, ठीक है, केंद्र सरकार कहते हैं। अब उसके बाद जो है सामान्य सरकार के बाद आपका आ जाती है, नीचे आइए तो राज्य सरकार आती है, ठीक है, राज्य सरकार आती है। राज्य सरकार को शक्ति को बंटवारा होता है, यानी नीचे की तरफ पावर बढ़ रहा है। सबसे ऊपर है केंद्र सरकार, फिर नीचे है राज्य सरकार, फिर उसके बाद आपके नगर पालिका और पंचायत चुनाव जिसे में जो शक्ति बंटवारा सत्ता होती है वो उसकी बात थर्ड पे आ गया। तो कहने का ये तात्पर्य है कि शक्ति का जो बंटवारा जब ऊपर से नीचे चल रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं
ऊर्ध्वाधर वितरण यानी कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सत्ता के यहाँ ऊर्ध्वाधर वितरण हुआ है। आप लोग देख रहे हैं, जैसे आप लोग देखिए बेल्जियम और श्रीलंका के केस में देखे होंगे कि बेल्जियम में जो है वहाँ पे उसने क्या किया था, उसने सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण किया था, राज्य सरकार बनाया था, नगर वो सामान्य सरकार राज्य सामान्य सरकार बनाया ही था, साथ साथ उसने सामुदायिक भी सरकार बनाई थी। तो उसने सत्ता का बंटवारा किया और वहाँ की स्थिति सुधर गई थी, संभल गई थी। जबकि श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया, उसका वो पावर देने के पक्ष में नहीं थे लोगों सबको, तो इसलिए क्या हुआ, वहाँ पे गृह युद्ध हुआ था, आपने देखा। उसके बाद आप देखिए थर्ड जो नंबर है आपका सत्ता का बंटवारा। और कैसे सत्ता का बंटवारा हो सकता है? सत्ता का बंटवारा हो सकता है भाषाई, धार्मिक और सामुदायिक क्षेत्र जो है के बीच हो सकता है, जैसे बेल्जियम में हुआ था। ठीक है, भाषा और धर्म और ये जो मामले होंगे ये कौन सरकार देखेगी? जो उनका थर्ड स्टेप सरकार बनी थी, सामुदायिक सरकार। ठीक है, वो सरकार जो है इन क्षेत्रों को देखेगी, इन पे उनका केवल फैसला लेने का अधिकार है। ठीक है, तो इस आधार पे भी सत्ता का बंटवारा किया जाता है। और चौथा जो है सत्ता का बंटवारा है वो है, आप देखे होंगे दबाव समूह मतलब प्रेशर ग्रुप, जो सरकार पे दबाव बनाते हैं। और आंदोलन देखे होंगे आप लोग देखे होंगे, धरना प्रदर्शन, ये सब क्या है? ये एक प्रकार से जो है सरकार पे दबाव बना के अपनी मांगों को मनवाना सरकार से। ठीक है, तो सरकार का जो शासन व्यवस्था है वो इससे प्रभावित होता है और इससे वो प्रभावित होकर उनकी बातें मान लेते हैं, यानी सत्ता का पावर कुछ देखा जाए तो कुछ हद तक उनके पास भी है। तो इसलिए हम आप लोगों से मेरा ये कहना है कि जो है ये जो सत्ता का बंटवारा है, दबाव समूह, आंदोलन, ये जो है आगे चल के पार्टियाँ भी बना लेती हैं, पार्टियाँ आपस में प्रतिस्पर्धा करके, कंपटीशन करके सरकार भी बनाती हैं। तो इस तरह से हमारा आज ये फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो गया है। आप लोग अच्छे से इसे रीड कर लीजिएगा। बाकी जो मैं रह गया है पेज, आप रीड करने के लिए मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।